नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर, जिसका की नाम है पृष्ठ रसायन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बच्चों सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। आपको बताना है कि रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है। तो आप लोगों ने पढ़ते आ रहा है कौन सा सर, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है। ये तो आपको पता होगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों एक चीज और याद रखना कि जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे हम लोग शोषण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ऐसे इस क्लास के बाद इस चैप्टर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा पार्टी, लेकिन आपको क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अब आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो वो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। काहे सर? क्योंकि चीनी का घोल जो है ना बच्चा पार्टी, यह एक वास्तविक विलयन है जिसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों सर? जिसमें कण इतने छोटे होते हैं कि वे प्रकाश के प्रकीर्णन ही नहीं कर पाते हैं इसमें, इसीलिए टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल है कि दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? एग्जाम का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप गलत नहीं करोगे, जल्दी से बताओ कि दूध किसका उदाहरण है। सर दूध पायस का उदाहरण है। जानते हो बच्चा पार्टी, पायस का अंग्रेजी जो होता है वो इमल्सन होता है, और कभी कभी इमल्सन को ऐसे करके लिख देता है, तो आपको घबराना नहीं है, इमल्सन लगा के आना है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। जल्दी से आप लोग बता दो। बहुत अच्छे, ये निकेल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक अधिशोषण का। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन? कितनी होती है बच्चों? रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाते हैं, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुआणविक स्तर बनाते हैं। आपको यह भी पता होगा कि इसमें दाब बढ़ने पर अधिशोषण वृद्धि कम हो जाती है, यानी कि रासायनिक अधिशोषण में अगर दाब को बढ़ाते, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो इसमें अधिशोषण वृद्धि जो वो कम हो जाती है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में इसका उल्टा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और रासायनिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होती है। ये आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है। ये अंतर भी याद रखते हो ना बच्चों, 2 नंबर में भी पूछ देगा तो आप लगा दोगे। देखो ये रहा, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? कौन सा गैस है बच्चों? वो हो जाता है NH3, जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपसे पूछेगा NH3 को क्या कहते हैं, साथ ही अमोनिया कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो जल्दी से ले लेना और उसे अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। यानी कि उस नोट्स में हमने उतना ही क्वेश्चन को दिया है जितना कि एग्जाम के लिए इनफ है बच्चों। मतलब एग्जाम के लिए उतना ही आपको पढ़ लेना है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ये तीनों का टेंशन जो अब खत्म होने वाला है बच्चा पार्टी। इसमें हम 90 नंबर की, 90 प्लस नंबर की गारंटी लेते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। और इसका मात्र बच्चा पार्टी चार्ज 299 रखा गया है। कॉल कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे। और
सारे बच्चे हमसे बात कर लीजिएगा। उसके बाद बोलिएगा कि सर हमें वो 299 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, और 299 में ही ये तीनों सब्जेक्ट मिलेगा बच्चा पार्टी। ऐसा घबरा मत जाना कि एक सब्जेक्ट नहीं, ये तीनों सब्जेक्ट का है, और साथ में हम अपने तरफ से हिंदी का बिल्कुल फ्री देंगे। उसी के साथ में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बच्चा पार्टी हमारा ऐसा कोई नहीं देखेगा कि मेहनत कितना करते नहीं, वो पूछेगा कि आपका नंबर कितना आया था। तो नंबर के लिए बच्चा पार्टी पढ़ना ही पड़ता है, इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये हमारा जो आसानी से खत्म हो जाएगा, यानी कि बहुत कम क्वेश्चन इसमें दिया रहता है एक सब्जेक्ट में, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते, एक बार मैसेज कर लीजिएगा सर नोट्स कैसा है, एक बार स्क्रीनशॉट दिखाओ तो वो आपको मिल जाएगा। देखो प्रश्न ये रहा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा सर ये सामान्य ताप कहने का अर्थ क्या है? सामान्य ताप कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये यानी कि आप ये भी कह सकते हो सर 273 केल्विन कह सकते हैं। अच्छा सामान्य दाब कितना? 1 एटीएम हो जाएगा क्या? सर एटीएम कौन सा? एटमॉस्फेयर बच्चों, याद रखना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा हो जाएगा? Bi3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब डी लगा रहे हो, बोरोन ट्राई कौन सा होता है? ट्राई आयोडाइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलियन क्या कहलाता है? जानतब झिल्ली में छल जाने वाला जो विलियन कहलाएगा बच्चा पार्टी, वो समांगी विलियन कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल नहीं है? अब जल्दी से बताओ बच्चों, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आपको बताना है 10 नंबर सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा। ओके कौन सा होगा सर? जल हो जाएगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सर, कोलाइडी घोल वह मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले रहते हैं। ये सूक्ष्म कण का कितना आकार होता है बच्चा पार्टी? 1 से लेके 1000 नैनोमीटर कह सकते हो ना, ये आप याद रखोगे अभी का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखो, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइड द्वारा प्रदर्शित होता है, कोलाइड के द्वारा प्रदर्शित होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा साथी। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखो, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है सरफेस एक्टिवेशन। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है। यानी कि 12 नंबर सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हो और क्लास को लाइक नहीं करे, वो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो डेली शाम के 7 बजे क्लास होता है और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, ज्वाइन भी करिएगा। ओके साथी, चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखो, तेल तथा पानी के संयोग से बने कोलाइडी विलियन क्या कहलाता है? तेल और पानी के संयोग से पूछा गया साथी, बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा? सर वो इमल्सन कहलाता है। जैसे अगर तेल का जल में इमल्सन बोले तो वो कौन सा होता है बच्चा पार्टी? दूध, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जल का तेल में इमल्सन पूछे, जैसे हमारा मक्खन हो गया, क्या होगा सर? मक्खन हो जाता है, या फिर ये क्रीम कह सकते हो, ये भी हो जाता है। ये सब आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते, सब तो इमल्सन का ही एग्जाम्पल है ना, याद रखना। जैसे मक्खन हुआ, तेल, ये क्रीम हो गया, उसके बाद दूध हो गया, ये सब इमल्सन का एग्जाम्पल है। यूरिएज किसका उदाहरण? ये एक एंजाइम का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? द्रव से स्नेह करने वाला, जिसे हम लोग बच्चों लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को ही लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं, और द्रव विरागी कोलाइड को लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। और द्रव से स्नेह करने वाला कौन सा सर? गोंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चों, चलो और एक चीज और भी याद रख सकते हो, तो याद रख लो कि द्रव से नहीं जो होता है बच्चों कोलाइड, ये है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इसका स्कंदन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। और भी याद रख सकते हो क्या? ये द्रव से नहीं कोलाइड का जो श्यानता होता है ये परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं है बच्चों? टिंडल प्रभाव किसमें नहीं होगा? शर्करा विलियन में। क्या जल्दी से बताओ किसमें होगा? जो ये
ये टिंडल प्रभाव नहीं हो जाएगा, वो हो जाता है सर वो शर्करा विलयन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। 17 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश होता है? बस इतना याद रख लो, रौ से रक्त और रौ से ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथी। 17 नंबर सवाल का जवाब बी वाला ऑप्शन बच्चा पार्टी सही हो जाएगा। द्रव से नहीं कोलाइडो के स्थायित्व का प्रमुख जो कारण है वो आवेश होता है। द्रव से नहीं याद आया बच्चों, लायोफिलिक कोलाइड पूछा गया, ऑप्शन बी। अगर द्रव से नहीं के जगह लायोफिलिक कोलाइड भी देखने को मिले और ऐसा प्रश्न हो तो आप आवेश को ही लगाओगे, क्योंकि द्रव से नहीं को हम लोग क्या कहते हैं सर, लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। तो 18 नंबर सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो 19 नंबर सवाल को देखते हैं। भौतिक अधिशोषण में, लो भैया इंपॉर्टेंट सवाल, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी किलो जूल पर मोल में। तो क्या बताया, 20 से 40 जो है बच्चों, ये किलो जूल पर मोल जो होता है ये भौतिक अधिशोषण के लिए होता है, और रासायनिक के लिए कितना होता है सर, 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल हो जाता है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे। 19 का ए ऑप्शन आप लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। शीत कक्ष में प्रयुक्त प्रक्रम जो होता है उत्प्रेरक, वो कौन सा होता है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है वो कौन सा होता है? N2O कहते हैं। कौन सा होता है बच्चों? अच्छा, N2O का नाम क्या है बताओगे क्या सर? बिल्कुल, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों, याद रखना, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आपको पता है? 20 नंबर सवाल का जवाब आप ये लगाओगे। और इसे ही हम लोग जानते हो बच्चों क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सर, लाफिंग गैस कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक जो था वो बर्जीलियस था। उत्प्रेरक बच्चों याद आया ना, जो उत्प्रेरक जो है ये हमारा अभिक्रिया में भाग तो लेता है भाई, जल्दी से बताओ, अभिक्रिया के वेग को ये बढ़ा भी देता है घटा भी देता है। उत्प्रेरक के बारे में और भी पढ़े, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे धनात्मक है, जो घटा दे वो ऋणात्मक है। ये सब तो हमने बता चुका है ना बच्चों। ऐसे अगर आप 2 नंबर में सर पूछ देगा कि उत्प्रेरक क्या है तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों नोट करो एक बार, हमारे साथ बोलो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है, किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में क्या होता है, रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। बस इतना लिख दोगे और आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि अभिक्रिया जो है, ये उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छे से सुन लो। क्या बताया? उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। चलो और हमने बताया कि उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कैसी? भौतिक अधिशोषण कक्ष ताप पर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर। ये रहा कोलाइडिसोल, कौन सा हो जाएगा? कोलाइडिसोल जो होता है ना सर, वो ये विषमांगी सोल होता है, क्योंकि वास्तविक वाला तो ऊपर में था लेकिन लगाए नहीं थे हम लोग। कोलाइडी कैसा होता है? विषमांगी सोल होता है। 23 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? जल्दी से बताओ आप लोग, क्या होगा बच्चों? साबुन ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 25 नंबर सवाल है, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव करना है और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने ये 4 चैप्टर कर चुका। कौन कौन सा सर? सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, उसके बाद कौन सा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, केमिकल काइनेटिक्स था, ये सब था। और ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री है। देखो निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय होगा? वो हो जाएगा संश्लेषित जेम। 25 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? अधिशोषण बच्चों एक होता है अवशोषण, जो अंदर होने वाला घटना होता है, और अधिशोषण ये कौन सा हो जाएगा? जैसे मानो कि कोई डब्बा रखा हो, उसके ऊपर आके धूल का जम जाना, ये क्या है? ये अधिशोषण है, यानी कि ये पृष्ठीय घटना है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और एक चीज और भी याद रखोगे सर, अधिशोषण जो होता है ना, ये उष्मा
क्षेपी होता है, लेकिन यहाँ पे उष्माशोषी है तो ये नहीं लगाते। अधिशोषण क्या होता है सर, ये आप उष्माक्षेपी याद रखोगे। क्या रखोगे बच्चों, उष्माक्षेपी, ऐसे लिख भी देते हैं, आप याद रखना उष्माक्षेपी होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में बच्चों मुक्त ऊर्जा अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। 27 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं। जल का पृष्ठ तनाव कम करेगा तो भैया जी वो कहलाएगा पृष्ठ सक्रिय कारक, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 28 नंबर सवाल का जवाब। गलत नहीं करना बच्चा पार्टी, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं, बहुत अच्छे से याद करते चलना है। देखो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन बच्चों वैद्युत कण संचलन कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 29 का। ओके चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक यानी कि बच्चों द्रव से नहीं पूछा गया है, और द्रव से नहीं के बारे में हमने गोंद को पढ़ा है, और गोंद को कभी कभी जानते हो ऐसे करके गम लिख देता है बच्चों, वो जिंदगी वाला गम नहीं है, ये गम मतलब गोंद होता है। यहाँ पे देखो ये गम मतलब क्या है, गोंद होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, गम लिख दिया बच्चा तो घबरा गया, सर गोंद कहाँ मिला, अरे भैया गम मतलब ही गोंद होता है। देखो प्रश्न है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में बच्चों जिस एंजाइम का उपयोग होता है उसका नाम होता है डाइस्टेज। क्या होता है साथी, डाइस्टेज होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, बताओ टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होगा। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत जीव का लार है बच्चों, क्या हो जाएगा, जीव का लार है। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक वाइक करते चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना, इसी प्रकार से हम आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ते रहो। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है सर, प्रोटीन होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है सर, प्रोटीन। ऑप्शन ए होगा, और ये भी एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। देखो धनावेशित सोल का कौन कौन सा उदाहरण है, देखो ऐसे ये स्वर्ण है, जिलेटिन, ये कोई सोल वो नहीं है सर, ये हमारा ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में बात है कि सर ये दोनों में जो है कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित है, क्योंकि ए और बी दोनों तो दिया नहीं गया कि हम ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को टिक कर देंगे तो धनावेशित हो जाएगा, नहीं बच्चों, यहाँ पे दोनों में से कोई एक बताना है कि कौन सा है जो धनावेशित सोल का उदाहरण है। तो आप लोगों ने पढ़ा है सर वो हमारा FeOH का होल 3 जो होता है ये धनावेशित सोल है, और ये वाला भैया क्या है सर, ये ऋणावेशित सोल है। आप याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा ये कौन सा सोल है, ये ऋणावेशित सोल का एक उदाहरण है। ओके साथ ही ये AS2S3 जो है ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल देखो, x/m तथा p के मध्य वक्र जो है वो क्या कहलाता है, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। और बच्चों ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है, क्या समझते हो। ऐसे उस नोट्स में ये सारा कुछ कवर कर दिया गया, बस आप उसे पढ़ लेना। ओके ऐसे पढ़ना सबको, ऐसे नहीं कि ये बोले, लेकिन जितना बात हम बताए उस पे मेन मतलब ज्यादा फोकस करना है। नोट्स में सारा कुछ दिया गया है, बस आप पढ़ लो। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे ले लिए हो उससे मैं ये क्लास में ही अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे हम सबको मैसेज करके बता नहीं सकते, उसे आप खुद से लिखना। ऐसा नहीं कि सर हमारे पास पैसा है तो हम जाते हैं प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, नहीं, उस नोट्स को खुद से लिखना है, जिससे कि आपका रिवीजन होगा, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में ऐड होगा चीजें, इसीलिए आप उसे खुद से लिखोगे। हाँ ऑब्जेक्टिव जो मिला उसे आप, जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ, वन लाइनर हुआ, ये सब का प्रिंट करवा लेना, लेकिन जो है जो सब्जेक्टिव में मिला है उसे खुद से लिखना। ओके बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बात को अच्छे से समझोगे और अच्छे से लिखोगे। और एक भी प्रश्न है क्या, अच्छा एक प्रश्न और भी दिया गया कि P2O5 अच्छा है, एक क्या है सर, ये होता है अच्छा अवशोषक होता है, P2O5 हो गया। उसके बाद एक और भी था क्या बच्चों, ये था कैल्शियम क्लोराइड था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये सब
होता है बच्चों, जो कि अवशोषक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये चैप्टर से हमने 36 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया, जो एग्जाम के लिए इतना बहुत ज्यादा काफी है। इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। और बच्चों हाँ, जितना हम अलग से बताए लिख लिख के, वो भी आप याद रख लेना, दिमाग में ऐड कर लेना। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी अपना ध्यान रखिएगा और एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बच्चों।